हेलो, कैसे हो सभी? ठीक हो? अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं आज, और उस टॉपिक का नाम है नरेशन, जिसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी कहते हैं। बहुत ही मेजर टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक आपके कक्षा 7 से स्टार्ट होता है, जो 11th तक रहेगा, और उसके बाद आप कंपटीशन लाइन की तैयारी करते हो, कोई भी जिसमें इंग्लिश कंपलसरी है तो उसमें भी आएगा। तो हम लोग इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही शानदार टॉपिक है ये। टेंसों पे डिपेंड है पूरा टॉपिक, ठीक है। इसमें भी टेंस आना बहुत जरूरी है। टेंस का माने तो वाक्य का फॉर्मेशन आपको आना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कौन सा सिंपल वाक्य है, कौन सा नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, ये आपको पता होना चाहिए। और सारा वो जो टेंस चार्ट हमने पढ़ा था वो आपको प्रॉपर याद होना चाहिए। उसके बाद ही आप ये नरेशन कर सकते हो। नरेशन में होता क्या है? नरेशन का मतलब एक रूप से, चलो मैं लिख के समझाता हूं आपको। टॉपिक का नाम है बेटा नरेशन, ठीक है। टॉपिक का नाम क्या है? नरेशन। नरेशन जो है ना, इसका मतलब समझो पहले। नरेशन जो शब्द है वो नरेटर से बना है, यानी वर्णन करना एक चीज का, ठीक है। नरेशन का मतलब है किसी चीज का वर्णन करना, किसी चीज के बारे में बताना, उसको बोलते हैं नरेशन। नरेशन दो हैं, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं इधर, नरेशन दो होते हैं। नरेशन दो होते हैं। नंबर एक होता है बेटा डायरेक्ट। क्या होता है? डायरेक्ट। स्पीच लगा सकते हो आप इसके आगे, डायरेक्ट स्पीच व इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच व इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। यानी नरेशन का मतलब है एक रूप से वर्णन करना, या हमारा कोई बात होनी हमारी, उसको हम नरेशन कहते हैं, स्पीच कहते हैं। दो प्रकार की होती है, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। यहां तक समझ में आ गया। अब मैं आपको समझाता हूं डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है। ध्यान दो इधर। मेरे पास 3 आदमी हैं। कितने आदमी हैं? 3 आदमी हैं। पहला आदमी ये है, फिर ये दूसरा आदमी है, ये मेरे पास दूसरा आदमी है, और ये मेरे पास तीसरा आदमी है। एक, दो, तीन। क्यों? ये 3 आदमी हैं। अब देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है, पहले समझो मेरी बात को। अब देखो, पहला आदमी और ये दूसरा आदमी, यानी ये पहला पक्ष, ये दूसरा पक्ष। जैसे मैं और आप, हम लोग बात कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, तो जो बोलता है ना वो होता है फर्स्ट पर्सन, और जो सुन रहा होता है उसको बोलते हैं हम सेकंड पर्सन। यानी मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो मेरी बात को, हम दोनों के बीच जो भी बातें हो रही है ना वो डायरेक्ट होंगी। यानी एक वो बात को कहने वाला और एक बात को सुनने वाला, उन दो व्यक्तियों के मध्य जो भी बात होगी ना वो डायरेक्ट होगी। अब ये पहला आदमी दूसरे आदमी से जो भी बात करेगा, एक दूसरे से जो भी बात करेंगे ना, वो बात बेटा कौन सी होगी? डायरेक्ट बात होगी। समझ में आया? जैसे मैंने आपको कहा कि कल आपकी छुट्टी है। अब मैंने आपको कहा कि कल आपकी छुट्टी है, तो मैंने तो आपको डायरेक्ट कह दिया। लेकिन कल आपकी छुट्टी है ये बात, सपोज करो कोई बच्चा है, उसको नहीं पता, उसको मैंने नहीं कही, वो अब्सेंट है आज क्लास में, तो वो बच्चा, अब ये जो सुन रहा था ना सेकंड पर्सन, जो भाई मैंने तो इसको बताया, इसने इसको बताया, मैंने आपको बताया, अब आप सुन रहे हो, आप ये बात किसी तीसरे बच्चे को बताते हो। मेरी बात क्या कहते हो आप? ये कहते हो कि सर ने ये कहा है कल की छुट्टी है, आप तीसरे बच्चे को बताते हो, तो उस बच्चे के लिए वो बात, यानी ये सुनने वाला व्यक्ति ये बात इस आदमी को बता देता है, तीसरे आदमी को, तो वो बात क्या हो जाएगी? इनडायरेक्ट। क्या हो जाएगी? इनडायरेक्ट। दोबारा समझो, कहने वाले और सुनने वाले के मध्य जो भी बात होगी वो डायरेक्ट, फिर सुनने वाला व्यक्ति कहने वाले व्यक्ति की बात को जाकर किसी तीसरे व्यक्ति को बताता है अपने शब्दों में, तो उस बात को हम क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट।
समझ में आ गया। अब अपने शब्दों में कैसे बताएगा, जैसे मान लो मैं आपको कह रहा हूं कि मैं कल स्कूल नहीं आऊंगा। मैंने आपको क्या कहा, मैं कल स्कूल नहीं आऊंगा। देखो मैंने क्या कहा, मैंने आपको कहा, जो वीडियो देख रहे हैं उनको कह रहा हूं, मैंने कहा मैं कल स्कूल नहीं आऊंगा। मैंने ये कहा, और किसको कहा, आपको कहा। मैं कह रहा हूं, आप सुन रहे हो, हमारे बीच ये बात हो रही है ना, ये तो है डायरेक्ट। कैसी बात है ये, डायरेक्ट। लेकिन अब आप सुन रहे हो और यही बात आप किसी दूसरे बच्चे को बता रहे हो जो मेरी बात को नहीं सुन रहा है, जो एब्सेंट है। अब उस बात को आप क्या कहोगे, आप ये कहोगे, आप वहां ये नहीं कहोगे कि मैं कल स्कूल नहीं आऊंगा, आप ये कहोगे कि सर ने ये कहा है कि कल वे स्कूल नहीं आएंगे। आप क्या कहोगे जाके, आप कहोगे सर ने ये कहा है कि वे कल स्कूल नहीं आएंगे, वे कल स्कूल नहीं आएंगे, कल स्कूल नहीं आएंगे। ये बात अपनी क्या हो गई अब, इनडायरेक्ट। क्योंकि मैंने तो ये बात कही है भाई मैं कल स्कूल नहीं आऊंगा, आपको कही है, मैं कहने वाला आप सुनने वाले, तो ये बात होगी डायरेक्ट। अब आप इस बात को जाके तीसरे बच्चे को बता रहे हो, तो आप अपनी भाषा में बताओगे, उसको आप क्या कहोगे कि सर ने ये कहा है कि वे कल स्कूल नहीं आएंगे। तो आपने देखो वे काम में लिया कि नहीं लिया, यहाँ पे लिया। आपने सर काम में लिया कि नहीं लिया, यस और नो। तो आपने अपने शब्दों में परिवर्तन किया कि नहीं किया। यानी मैन इसकी मोटी मोटी डेफिनेशन देखें तो ये निकलती है कि इसमें दो पक्ष होते हैं, एक कहने वाला एक सुनने वाला। उनके मध्य जो भी बात होगी वो डायरेक्ट होगी। फिर सुनने वाला व्यक्ति कहने वाले व्यक्ति की बात को जाके किसी तीसरे व्यक्ति को अपने शब्दों में कुछ परिवर्तन करके बताता है, तो वो बात क्या हो जाती है, इनडायरेक्ट। पहली बात तो ये तो आपके दिमाग में सेट हो गई होगी कि डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है। हमें क्या करना होगा, हमें जब हम क्वेश्चन करेंगे या एग्जाम में आपके आएंगे, तो एग्जाम में अगला आपको डायरेक्ट देगा, उसको आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है, आपको ये काम करना है। तो अब हम सीखेंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कैसे करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। अब मैंने नॉर्मल आपको थोड़ा सा समझाया है, अब मैं डायरेक्ट को डेफिनेशन सहित विद एग्जांपल लिख रहा हूं, आप ध्यान देना, ठीक है। तो नरेशन का मतलब क्या होता है, नरेशन का मतलब होता है एक वर्णन करना किसी चीज का या स्पीच का। और नरेशन दो प्रकार के होते हैं, दो होते हैं, एक तो डायरेक्ट स्पीच, एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। इसके आगे अब मैंने समझाया है, अब आपको परिभाषा सहित लिखा रहा हूं विद एग्जांपल। तो अब देख लिखना आप इसके, ठीक है, इसको आगे लिखना आप। पहला लिख रहे हैं हम डायरेक्ट, डायरेक्ट स्पीच। इसकी डेफिनेशन में लिख रहा हूं, एक कहने वाला व दूसरा सुनने वाला, दोनों के मध्य जो भी बात होगी वह डायरेक्ट होगी, डायरेक्ट होगी। ये तो इसकी डेफिनेशन, ये मैंने समझा दिया आपको, ठीक है। अब एक चीज और होगी इसमें, आपने ये देखा होगा, ये इसको क्या बोलते हैं पता है आपको। जैसे इसके बीच में कोई भी शब्द लिख दिया, मैंने राम लिख दिया और फिर इसको मैंने इन्वर्टेड कोमा में बंद कर दिया, ऐसे इसको बोलते हैं बेटा इन्वर्टेड कोमा। क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड कोमा। और एक ऐसे वाली कोमा लगती है, ये वाली, इसको बोलते हैं कोमा। इन्वर्टेड कोमा इनको बोलते हैं, ऊपर वाली को नीचे वाली को बोलते हैं कोमा। क्या बोलते हैं, कोमा। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, डायरेक्ट वाक्य में हमेशा इन्वर्टेड कोमास का यूज होता है। किसका यूज होता है, इन्वर्टेड कोमास का। ये पहचान होती है, तो मैं लिख रहा हूं इधर, डायरेक्ट स्पीच में हमेशा इन्वर्टेड कोमास, INVERTEDCOMMAS कोष्टक में लिख लो, ऐसे डॉट करके ऐसे लिख लो, ठीक है। इन्वर्टेड कोमास का यूज होता है, ये उसकी पहचान हो गई है। हमेशा ध्यान रखना, कोई भी डायरेक्ट वाक्य होगा उसमें हमेशा किसका यूज होगा, इन्वर्टेड कोमास का।
जैसे मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं, अब एग्जाम्पल देखना कैसे। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा, मैंने लिखा हरी said to me इन्वर्टेड कोमा, फिर कोमा, I am a good boy, I am a good boy। मैंने ये कोई वाक्य लिखा, हरी said to me I am a good boy। अब देखो, अब मैंने इसमें बताओ, आप खुद बताओ, ये पूरा वाक्य डायरेक्ट का है, इसमें इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग हो रहा है, इसलिए कौन सा वाक्य है ये? डायरेक्ट। समझ में आ गया? अब ध्यान दो, इधर मैं समझा रहा हूं एक बार फिर से। इसके बाद क्या होगा, अब डायरेक्ट वाक्य के दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब, एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। देखो, एक तो होता है कौन सा, मैं इधर लिख रहा हूं, ध्यान देना एक बार, मैं लिख रहा हूं इधर डायरेक्ट सेंटेंस के, डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। कौन से? नंबर एक, पहला होता है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब जिसको शॉर्टकट में कहेंगे अपन आरवी, क्या कहेंगे? आरवी। और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच, जिसको शॉर्टकट में कहेंगे आरएस। आर का मतलब रिपोर्टेड, एस का मतलब स्पीच, आर का मतलब रिपोर्टिंग, वी का मतलब वर्ब। यहां तक समझ में आ गया? अब दो भाग है, मतलब ऊपर वाले में मैं बता रहा हूं, देखो कैसे है। ये हमारा सेंटेंस है। अब एक जो कोमा है, ये कोमा क्या काम आता है पता है तुम्हें? कोमा किसी भी, कोई भी चीज समान है, जैसे मेरा नाम लिख रहा हूं, मान लो राम, श्याम, मोहन, गीता, ऐसे, तो मैं कोमा 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 लगाते जाऊंगा, इसका मतलब है सबको अलग अलग कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो कोमा का प्रयोग हमेशा अलग, यानी दो वाक्यों को या तीन वाक्यों मतलब अलग अलग सेपरेट करने के लिए काम में आता है, इसलिए कोमा है। तो अब देखो, डायरेक्ट ये वाक्य है, इसके दो भाग हैं, ये कोमा से अलग अलग हो रहे हैं। एक कोमा के इधर वाला भाग है, एक कोमा के उधर वाला भाग है, तो दो भाग हो गए। अब हमें ये पता नहीं है कि रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी है, रिपोर्टेड स्पीच कौन सा है। ध्यान रखना, वाक्य का वह भाग, क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान देना, वाक्य का वह भाग जो इन्वर्टेड कोमा में बंद है। देखो बंद है कि नहीं है? वाक्य का वह भाग जो इन्वर्टेड कोमा में बंद है, वो तो कहलाएगा अपना आरएस। क्या कहलाएगा? आरएस, यानी रिपोर्टेड स्पीच। और वाक्य का वह भाग जो इन्वर्टेड कोमा से बाहर है, अब इन्वर्टेड कोमा तो वो रहेगी उधर ही, उससे बाहर कौन सा है? ये वाला है। ये कौन सा है? हमारा रिपोर्टिंग वर्ब। दोबारा सुनना, वाक्य का वह भाग जो इन्वर्टेड कोमा में बंद है, वो तो कहलाएगा आरएस, यानी रिपोर्टेड स्पीच। और वाक्य का वह भाग जो इन्वर्टेड कोमा से बाहर है, वो कहलाएगा हमारा आरवी, यानी रिपोर्टिंग वर्ब। समझ में आ गया? तो अब देखो, ये तो ये वाला जो हिस्सा है वाक्य का, ये क्या है? आरवी। क्या है हमारी? आरवी, यानी रिपोर्टिंग वर्ब। और जो इन्वर्टेड कोमा में बंद है, ये वाला हिस्सा, ये है हमारा आरएस, यानी रिपोर्टेड स्पीच। समझ में आ गया क्या? अब देखो एक और, अब आप कहोगे कि सर इसमें ये पूरा थोड़ी आरवी है, ये पूरी आरवी नहीं है। आरवी सिर्फ और सिर्फ इतनी सी है, ये तो है बच्चों सब्जेक्ट और ये है ऑब्जेक्ट, क्योंकि दो वाक्य हैं और एक वाक्य वो है, एक वाक्य वो है। अब ये तो है हमारा सब्जेक्ट इस वाक्य का, ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। आपने टेंस में पढ़ा है, पेशियों में पढ़ा है। सिर्फ आरवी ये इतनी सी है, सेड टू, सिर्फ और सिर्फ सेड टू है ना, ये सेड टू, ये ही हमारी आरवी है। ये तो है इसका सब्जेक्ट और ये इसका क्या है? ऑब्जेक्ट। ये तो रही आरवी की बात करते हैं आरएस की। आरएस में देखो, ये तो रहा सब्जेक्ट और ये रहा अपना ऑब्जेक्ट, और ये हमारी वर्ब आ गई। ये हमारा सब्जेक्ट है। देखो आई आपने पढ़ा है, आई वी यू दे ही सी सब्जेक्ट ही होते हैं। तो समझ में आया क्या? यहां तक क्या पढ़ाया मैंने? सबसे पहले मैंने बताया कि डायरेक्ट की परिभाषा क्या होती है, कि एक कहने वाला और दूसरा सुनने वाला के मध्य जो भी बात होगी डायरेक्ट होगी। डायरेक्ट वाक्य में हमेशा किसका प्रयोग होगा? इन्वर्टेड कोमास का। दूसरी बात, डायरेक्ट वाक्य के कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं, एक रिपोर्टिंग वर्ब और एक रिपोर्टेड स्पीच। वाक्य का वह भाग जो इन्वर्टेड कोमा में बंद है, रिपोर्टेड स्पीच, और वाक्य का वह भाग जो इन्वर्टेड कोमा से बाहर है, रिपोर्टिंग वर्ब। और रिपोर्टिंग वर्ब सिर्फ सेड टू यही है, ये इसका सब्जेक्ट है, ये इसका क्या है? ऑब्जेक्ट है। आपको यहां तक शायद समझ में आ गया होगा। क्लियर?
चलो अब आगे चलते हैं। अब मैं आपको रिपोर्टिंग वर्ब की परिभाषा लिखाऊंगा, फिर रिपोर्टेड स्पीच की लिखाऊंगा और फिर इसका एक एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद में और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहां तक लिख लो, चलता हूं मैं आगे थोड़ा। पहले मैं लिखवा रहा हूं एक बार रिपोर्टिंग वर्ब की डेफिनेशन। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब बता तो दिया, लेकिन लिख लेंगे तो सही रहेगा। इसको शॉर्टकट में कहते हैं आरवी। ठीक है, तो लिखो, वाक्य का वह भाग जो इन्वर्टेड कोमाज से बाहर है, रिपोर्टिंग वर्ब यानी आरवी कहलाता है। ओके, अब मैं दूसरा लिख रहा हूं रिपोर्टेड स्पीच। ये रिपोर्टिंग वर्ब और ये क्या होगी, रिपोर्टेड स्पीच। इसको कहते हैं आरएस। इसकी क्या हो जाएगी, वाक्य का वह भाग जो इन्वर्टेड कोमा में बंद है, इन्वर्टेड कोमाज में बंद है, आरएस यानी रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। ओके, इसका एक एग्जांपल लिख रहा हूं, देखना। जैसे मैंने एक और एग्जांपल लिया, मैंने लिखा एग्जांपल के लिए, मैंने लिखा सी सेड टू हिम, इन्वर्टेड कोमा, इधर कोमा, आई एम योर फ्रेंड, और इन्वर्टेड कोमा बंद। अब देखो ये डायरेक्ट वाक्य है, किससे पता चला, इन्वर्टेड कोमा से, क्योंकि डायरेक्ट में हमेशा किसका यूज होगा, इन्वर्टेड कोमास का, और इनडायरेक्ट में इन्वर्टेड कोमा को हम हटा देते हैं। तो डायरेक्ट का वाक्य है, इसके दो भाग है, मैंने अभी बताया आपको, एक कोमा के इधर वाला, एक कोमा के उधर वाला। अब इसमें आरएस कौन है, आरवी कौन है, तो देखो कोमा डेफिनेशन देखो, वाक्य का वह भाग जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर है, बाहर तो यही है, वो तो अंदर है, तो ये तो हमारी क्या होगी बच्चों, आरवी। क्या हो गई, आरवी यानी रिपोर्टिंग वर्ब। और वाक्य का वह भाग जो इन्वर्टेड कोमा में बंद है, ये हमारा क्या हो गया बच्चों, आरएस। क्या हो गया, आरएस यानी रिपोर्टेड स्पीच। यहां तक समझ में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जब चेंज करेंगे तो इन्हीं आरएस और आरवी के हिसाब से करेंगे। अब ध्यान दो इधर, अब वापस मैं बता रहा हूं, आरवी सिर्फ यही है, सेड और टू, ये तो इसका सब्जेक्ट है, ये इसका क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये आ गया होगा आपके समझ में। अब हम पढ़ेंगे क्या, इनडायरेक्ट स्पीच। देखो डायरेक्ट का पूरा हो गया, अब हम कौन सा पढ़ेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच। तो अब आओ इनडायरेक्ट पे आते हैं। इनडायरेक्ट में क्या होगा, ध्यान दो इधर, इनडायरेक्ट स्पीच की और डेफिनेशन पढ़ते हैं। जैसे इनडायरेक्ट में पढ़ेंगे अपन, मैं लिख रहा हूं इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, सुनने वाला व्यक्ति कहने वाले व्यक्ति की बात को किसी तीसरे व्यक्ति को कुछ परिवर्तन करके अपने शब्दों में कहे तो वह बात इनडायरेक्ट होगी। क्या होगी, इनडायरेक्ट।
ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। अब स्टार लगा के इसमें भी क्या लिखेंगे, अब उसमें इन्वर्टेड कॉमा का यूज कर रहे थे, इसमें क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कोमाज यानी इनको हटा दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, या हम यूं कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कोमा का यूज नहीं होता। ठीक है, एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं इसका, जैसे अभी अपन ने वाक्य लिया था, तो एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले रहा हूं। पहले मैं डायरेक्ट का लिखूंगा, पहले मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, फिर इनडायरेक्ट बनाएंगे। डायरेक्ट का ये वाक्य है, डायरेक्ट का किसका वाक्य है, डायरेक्ट का वाक्य है ये। ठीक है, उसको फिर इनवर्टेड में बदल लेंगे, DIRECT डायरेक्ट का वाक्य है ये। मैं लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिखा कि शी सेड टू मी I am going to school, I am going to school। ओके, ये कौन सा वाक्य है भाई अपना, ये डायरेक्ट वाक्य है, क्योंकि इसमें किसका यूज हो रहा है, ध्यान दो इधर, इन्वर्टेड कोमा का। अब हम किस में बदलेंगे इसको, इनडायरेक्ट में। अरे किस में बदलेंगे, इनडायरेक्ट में। ठीक है, तो मैं बदल रहा हूँ किस में, ये तो डायरेक्ट था, अब मैं बदलूंगा किस में इसको, इनडायरेक्ट में। अरे किस में बदलूंगा, इनडायरेक्ट में। अब इनडायरेक्ट में देखो कैसे बदलूंगा, ध्यान दो इधर, ये डायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट है। तो इनडायरेक्ट का एग्जांपल सीखना है तो ध्यान दो इधर, मैं करूंगा इसको, मैंने बोला सी सेड टू की जगह आएगा टोल्ड मी, इनवर्टेड कोमा की जगह इस कोमा की जगह आ जाएगा दैट, इनवर्टेड को हटा देंगे, आई की जगह आ जाएगा सी, एम की जगह वॉच, और गोइंग टू स्कूल, क्या जाएगा, स्कूल। ये लो, अब देखो आपको ये नहीं सीखना है अभी कि टोल्ड कहां से आ गया, दैट कहां से आ गया, ये सी कहां से आ गया, इस पे ऊपर नहीं जाना। अभी आपको यही देखना है बस कि भाई जिसमें इन्वर्टेड कोमा लग रहा है ना वो तो डायरेक्ट का वाक्य है, और जिसमें इन्वर्टेड कोमा नहीं लग रहा वो कैसा वाक्य है, इनडायरेक्ट। आप खुद देख लो, डायरेक्ट में इन्वर्टेड कोमा लग रखी है कि नहीं लग रखी, लग रखी है, लेकिन इनडायरेक्ट में क्या है, कहीं पे दिख रही है आपको इन्वर्टेड कोमा, या कोमा नहीं दिख रही। तो मैंने यही कहा है कि सुनने वाला व्यक्ति कहने वाले व्यक्ति की बात को कुछ परिवर्तन करके, तो देखो इसने परिवर्तन किया कि नहीं किया, किया इसने। क्या परिवर्तन किया, सेड टू को तो इसने टोल्ड में बदल दिया, परिवर्तन हो गया। मी और इस जो आपका कोमा था इसकी जगह इसने दैट लगाया, और आई की जगह इसने सी लगाया, एम की जगह इसने वॉज लगाया, तो परिवर्तन हुआ ना। तो परिवर्तन करके अपने शब्दों में व्यक्त करें तो वो इनडायरेक्ट होगी। दूसरी बात मैंने क्या लिखवाई, इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कोमा को हटा दिया जाता है। तो आप खुद देखो मैंने इसको हटाया या नहीं हटाया, हटाया ना। तो सीधी सी बात यही है कि डायरेक्ट वाक्य में इन्वर्टेड कोमा का यूज होता है और इनडायरेक्ट में इन्वर्टेड कोमा का यूज नहीं होता। बस अब ये तो हो गई बच्चों इनकी डेफिनेशन। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये तो नॉर्मल मैंने आपको अभी तक यही बताया है कि डायरेक्ट वाक्य जो होता है वो क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, उनकी क्या परिभाषाएं हैं, क्या उनकी डिफिनेशंस हैं, क्या उनके एग्जांपल्स हैं, क्या उनके पार्ट है, आरबी कौन है, आरएस कौन है, सब मैंने आपको बता दिया है। अब हम आगे पढ़ेंगे क्या, वही जैसे हमने पेशियों में पढ़ा था 5 नियम, वही 5 नियम इसमें पढ़ेंगे। तो वो 5 नियम कौन से हैं वो हम, ये तो नॉर्मल आपको इंट्रोडक्शन दिया है मैंने कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है, अब हम बदलना सीखेंगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही, बाकी पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो यानी पार्ट 2 में। अगर आपको ये समझ में आया तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी कुछ पूछना है मुझे कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।